नमस्कार, लीगल पॉइंट के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आपकी हर कानूनी समस्या का समाधान। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझने में बहुत पेचीदगी महसूस हो रही है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज लीगल पॉइंट में हम बात करेंगे रैगिंग की। चलिए, तो लीगल पॉइंट में आज जैसे मैंने बताया आपको रैगिंग की हम बात करेंगे। रैगिंग एक ऐसा जुर्म क्योंकि हमारे देश में ये कानूनन जुर्म है। रैगिंग एक ऐसा अपराध जिसकी वजह से कई बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गए, कई लोगों के तो जिंदगी तक चली गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद देश की सरकार को ऐसा समझ में आया कि रैगिंग एक ऐसी समस्या है जिससे अगर निपटना है तो कानून बनाना होगा और उसको सख्ती से लागू भी करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। रैगिंग शब्द पढ़ने में सामान्य लगता है, लेकिन इस शब्द के पीछे के दर्द को वो छात्र समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। कई छात्रों को रैगिंग के नाम पर अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई मानसिक संतुलन खो बैठे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार रैगिंग होती क्या है। हंसी मजाक, थोड़े से मनोरंजन, सीनियर छात्रों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार से शुरू हुई रैगिंग अपशब्द बोलना, नशा करना, यौन उत्पीड़न, कपड़े उतरवाना जैसे घृणित स्तर तक पहुंच चुकी है। छात्र के रंग, धर्म, जाति और आर्थिक पृष्ठभूमि पर की गई टिप्पणी भी रैगिंग है। सीनियर छात्रों के लिए रैगिंग भले ही मौज मस्ती हो सकती है, लेकिन रैगिंग से गुजर रहे छात्रों के जहन से रैगिंग का खौफ मिटता नहीं है। रैगिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश दिए। 11 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्र के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। कई राज्यों ने रैगिंग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए। 1997 में तमिलनाडु विधानसभा में एंटी रैगिंग कानून पास किया गया। रैगिंग गतिविधि में लिप्त छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। रैगिंग करते पाए गए सीनियर छात्र को निष्कासित कर दिया जाएगा। जो शिक्षण संस्थान रैगिंग रोकने में विफल रहेंगी, उन्हें सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी जाएगी। रैगिंग के शिकार छात्रों के अभिभावकों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करवाने के बावजूद शिक्षण संस्था अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सीनियर्स द्वारा की जाने वाली रैगिंग का दर्द उन परिवार से पूछा जाना चाहिए जिनके होनहार बच्चे इस रैगिंग के कारण डिप्रेशन में चले गए या उनका जीवन खत्म हो गया। ऐसे में जरूरत है सही समय पर सही कानूनी कदम उठाने की, ताकि समस्या बढ़ने से पहले ही समाधान निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो चर्चा का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल रैगिंग होता क्या है और हमारे देश में इसको लेकर क्या कानून है। दीपक कंसल जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया हमें। दीपक जी, सबसे पहला सवाल जो इसमें मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि रैगिंग को डिफाइन कैसे किया गया है हमारे देश में। रैगिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कॉलेजेस में सीनियर्स द्वारा जो फ्रेशर्स, जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करना, कुछ आपत्तिजनक व्यवहार करना, उनको टॉर्चर करना, हरासमेंट देना, ये सब रैगिंग के दायरे में इंक्लूड किया गया है। ठीक, मतलब ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल, इमोशनल, किसी भी रैगिंग जो है वो दोनों को कवर करता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। जब ये फिजिकली होता है तो इसका इम्पैक्ट और दूर तक जाता है और जिसकी वजह से जो फ्रेशर्स हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो मजबूर होते हैं। जैसा कि हमने कई बार देखा कि जो फ्रेशर्स हैं वो
इन चीज़ों से तंग आकर सुसाइड तक कर लेते हैं, हॉस्टल से भाग जाते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। पढ़ाई कॉलेज में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। चलिए, अब इसके कानूनी पहलुओं पे अगर हम चर्चा दीपक जी आगे बढ़ाएं तो कब ऐसा महसूस हुआ देश को या देश की सरकार को कि अब ये एक्सट्रीम पे जा रहा है और इसके लिए, इसको टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए, छात्रों का साथ देने के लिए एक कानून की जरूरत है? जैसे ही ये मीडिया के द्वारा रिपोर्टिंग होने लगी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स की कि स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली, स्टूडेंट्स का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तब कोर्ट ने सब मेरी नॉलेज के हिसाब से कोर्ट ने सबसे पहले संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ऐसे वर्डिक्ट पास किया कि जिसमें कि रैगिंग को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई और गाइडलाइंस में उस इंस्टीट्यूशंस को स्टेट को सबको दायरे में रखा गया, डायरेक्शंस दी गई कि वो रैगिंग को रोकने के लिए कानून बनाएं। रैगिंग को रोकने के लिए कानून, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पहले अदालत ने एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद ऐसा लगने लगा, सरकार को भी महसूस होने लगा कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर एक कानून की शक्ल में ये बनकर आया। जो सेंट्रल लेवल पर कानून है, केंद्र की सरकार और राज्यों में जो कानून है, क्या उनमें फर्क है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडेंस दी वो स्टेट्स को दिया कि इसको रैगिंग को रोकने के लिए जो कानून बनाया जाए वो स्टेट लेवल पर बनाया जाए। तो स्टेट ने जैसे तमिलनाडु ने एक एंटी रैगिंग को किया, हमारे हरियाणा में एक ऑर्डिनेंस 2012 में लाया गया इसके लिए। तो उसके लिए स्टेट का अधिकार था कि वो इसके लिए कानून बनाए और इसको रोकने के उपाय करें। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त, राम है। राम, आपके मन में और आपके जहन में जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहूंगा, रैगिंग अगर कोई करता है तो इसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं और हम इसके लिए कैसे किसी को सजा दिला सकते हैं या फिर अपने आप को बचा सकते हैं? रैगिंग के लिए आप दो तरह से उपाय ले सकते हैं। पहले कि आप जो वहाँ के कॉलेज के जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप मैनेजमेंट को उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, प्रिंसिपल को, या उन्होंने कोई कमेटी बनाई गई है या कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ज़रूरी है और वो हर इंस्टीट्यूशन में होना जरूरी है। आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा कि कितना आपको रैगिंग के लिए आप सीनियर के द्वारा कितनी आपको रैगिंग की गई, तो वो आईपीसी के सेक्शंस के अकॉर्डिंगली आपके रैगिंग के आपकी कंप्लेंट के कंटेंट्स, आपकी इंजरीज के हिसाब से वो आप एफआईआर भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं उसके लिए। और अगर इंस्टीट्यूशन आपकी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लेता तो स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो उसकी फाइनेंशियल जो उसको ग्रांट दी जाती है उसको, उसकी एफिलिएशन को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, रैगिंग के कानूनों का हम जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को जो है एक बना के रखना है, तो एंटी रैगिंग सेल जो हम कहते हैं, क्या एक वही टर्म है जिसको? ये एंटी रैगिंग सेल कह लीजिए या डिसिप्लिनरी कमेटी कह लीजिए, जो कि उन सीनियर्स के खिलाफ एक्शन लेती है इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो इस ऑफेंस में लिप्त पाए जाते हैं। ठीक है, जी, जो रैगिंग को लेकर हम कानूनी डिस्कशन कर रहे हैं, तो रैगिंग करते हुए अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उसके खिलाफ जो है कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो है उसको कुछ टाइम के लिए डिबार कर सकता है, उसको एग्जामिनेशन देने से रोका जा सकता है, उसको मतलब कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी एक टैग लगा दिया जाता है और उसे एक्सपेल किया जा सकता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और अगर उस एक्सट्रीम किया है और उसने कोई रैगिंग में ऐसा कोई काम किया है जो कि ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी जो कि पनिशेबल है आईपीसी के वेरियस सेक्शंस में, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर की जा सकती है। ठीक है, अंबाला से एक कॉलर हमारे साथ नीलम इस वक्त फोन लाइन पे है। नीलम जी बोलिए। नीलम जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। हाँ, बताइए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि रैगिंग का आरोप भी लगाने की धमकी देते हैं कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम उल्टा आप पे रैगिंग का आरोप लगा देंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर रैगिंग का झूठा आरोप लगाने की धमकी दी जाए तो उससे कैसे निकल सकते हैं? अगर इस तरह का कोई आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए आपको थ्रेटन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी एक एफआईआर करा सकते हैं। आप उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करके
पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आप उनके खिलाफ एक FIR करा सकते हैं और पुलिस उसमें अपना काम करेगी। ठीक है, क्या उसी सेल के पास भी जा सकते हैं जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं? हाँ, आप पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी कमेटी में भी आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो कि फ्रेशर्स के पास राइट है, वो ही आपके पास राइट है, अगर कोई आपको अननेसेसरी इस में फंसाने की कोशिश कर रहा है तो। चलिए, तो मतलब दोनों वाइस वर्सा Vice जो है आप इसमें इस कानून का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक जी, एक बात मैं समझना चाहूँगा कि एक तो हो गई कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कोई कार्रवाई करते हैं, और दूसरा कानूनी प्रावधानों के जरिए। अगर फिजिकल हरासमेंट नहीं है, सिर्फ मेंटल टॉर्चर है, तो उसको कानून में कैसे प्रूफ करेंगे फिर? जैसे मेंटल हरासमेंट अगर आपको है तो आप डिसिप्लिनरी कमेटी के पास एक रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं, ओरली कंप्लेंट, और रिटर्न और ओरली दोनों ही तरह से कंप्लेंट दे सकते हैं। और जिस तरह का एलिगेशन होता है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन बाध्य है उस बात के लिए कि उस बात पर एक्शन ले। तो वो उनके कंटेंट्स के हिसाब से, कंप्लेंट की कंटेंट्स के हिसाब से उसे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उनको पेपर देने से रोका जा सकता है। ठीक है, विनय हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे है। विनय जी, बोलिए। सर, मुझे एक चीज जानकारी चाहिए थी सर कि अगर रैगिंग के दौरान अगर रैगिंग होता है तो जितने जवाबदेही सीनियर्स होते हैं जिन पे कानून लगता है, कानून का जो नियम बने हुए हैं, क्या उसी वही कंडीशन जो वहाँ स्कूल का प्रशासन होता है, क्योंकि उनके स्कूलों में इस टाइप से घटना होती है, तो क्या जिम्मेदारी उनकी भी बनती है? क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है क्या? हाँ, इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कुछ भी होने पर वहाँ की मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बढ़ती है। और इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार वहाँ के प्रिंसिपल हैं। अगर वो रोक नहीं पाते इस चीज़ को तो उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल की है। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं रोकता तो जहाँ से उसे ग्रांट मिल रही है, जहाँ से उसको एफिलिएशन है, उसकी एफिलिएशन, उस इंस्टीट्यूशन की, कॉलेज की एफिलिएशन तक कैंसिल हो सकती है, उनकी ग्रांट रोकी जा सकती है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। रोहित करनाल से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रोहित जी, बोलिए। रोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? रोहित जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, कई बार हम अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हैं और अगर वो हमारे साथ रैगिंग करते हैं तो हम उनके बारे में उनसे कुछ नहीं कह सकते, और अगर कहते भी हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने बताया तो हम आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखो, उनके खिलाफ एक्शन इंस्टीट्यूशन लेगा। ये इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको ऐसे सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इंस्टीट्यूशन की है। मीनवाइल अगर ज़्यादा हरासमेंट होती है और ज़्यादा आपके कुछ इंजरीज वगैरह हैं तो वो पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है आपको, और पुलिस और इंस्टीट्यूशन दोनों लायबल हैं इसके लिए। चलिए, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छा, क्या इसमें क्रॉस क्वेश्चन में जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ दीपक जी, क्या इसमें ऐसा भी है कि जिसने कंप्लेन किया उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाए, इंस्टीट्यूशन रिवील नहीं करे? क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अगर आप इस तरह की रिक्वेस्ट करना चाहें इंस्टीट्यूशन से या पुलिस से तो वो हो जाते हैं, पर वो क्या है कि आपको जब एक बार FIR रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको कोर्ट में जाकर उस पर्टिकुलर सीनियर के खिलाफ एविडेंस तो देना ही होगा, गवाही तो देनी ही पड़ेगी आपको उसके लिए। चलिए, एक छोटा सा हम ब्रेक यहाँ लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके कुछ और जहन में अगर प्रश्न हो तो उसको भी हम डील करेंगे, और इसके कानूनी पहलुओं में और जो चीज़ें छूट रही हैं हम तक, उनको हम डील करने की, उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ।
तन्नु मन्नु का लक्ष्य जीनियस लाइफ लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ लक्ष्य 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 प्योर घी श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। नामुमकिन को भी मुमकिन करने का सपना जिसने ठाना और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और नतीजा ये रहा कि पैरा ओलंपिक्स में देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। एक बहुत बड़ा सपना और एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आगे रख दी थी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नु मन्नु का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी।
श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हरियाणा में इस बार छोटी सरकार जो बनी है वो पढ़े लिखों की सरकार बनी है। ऐसे में हम मोहना गांव पहुंचे हैं और वहां की जो सरपंच है रंजीत सिंह, उनसे जानते हैं कि गांव में क्या विकास के मुद्दे हैं। विकास के कार्य यहाँ शिक्षा का है, अपना स्वास्थ्य का है। मानकोर गांव के सरपंच राजेंद्र से जानते हैं स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गांव में। एक भी नहीं है जी। अब हम पहुंचे हैं पलवल के अमरपुर गांव। सर, क्या क्या विकास किया जब से आप सरपंच बने? हमारे गांव में जो विकास कार्य हैं भी रुके हुए हैं और हमारे गांव में एक तो बैंक होना चाहिए। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दीपक कंसल जी हमारे साथ स्टूडियो में है। दीपक जी, जो ब्रेक में एक आप चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आजकल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से वहीं पे एक एफिडेविट लिया जाता है, क्या है वो? जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2001 के ऑर्डर में कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें कि एक गाइडलाइंस ये थी कि एफिडेविट जो स्टूडेंट है या एडमिशन के समय उससे एक एफिडेविट लिया जाता है, एक तरह की अंडरटेकिंग ली जाती है कि मैं रैगिंग नहीं करूंगा, ना ही मैं उन लोगों के साथ जुड़ूंगा जो रैगिंग करते हैं, और अगर मैं इस एक्टिविटी में, इस ऑफेंस में पाया जाता हूं, मिलता हूं या करता हूं तो मेरे खिलाफ एक एक्शन जो कॉलेज है वो ले सकता है। मीनवाइल उसी की सपोर्ट में बच्चों के, स्टूडेंट के माँ बाप से भी एक एफिडेविट लिया जाता है कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, कि मेरा बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो मेरे बच्चों के खिलाफ जो भी कॉलेज एक्शन लेगा वो उसने मंजूर होगा। ठीक है, मतलब ताकि इसको बाद में अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक्शन लेता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता उसे, कि आप अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है स्टूडेंट की। ठीक है, नरेंद्र एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। नरेंद्र जी स्वागत है, पूछिए प्रश्न अपना। हेलो, पूछिए सर। सर एयरटेल के बारे में भी पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं हम जी? ये जो एयरटेल कंपनी है। हाँ, माफी चाहूंगा सर, आज हम दरअसल रैगिंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है इनकी कुछ लीगल इस पे होंगे चीजें, लेकिन आप बहुत माफी के साथ आज हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि आज हम रैगिंग की बात कर रहे हैं। दीपक जी, रैगिंग से जुड़े बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने पास्ट में देखा है कई बच्चों की डेथ तक हुई है रैगिंग से। कई लोगों ने इतना उनके अंदर वो एक गिल्ट आ गई कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली, और कई ऐसे फोर्स कर दिए गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे में क्या जो आईपीसी की धाराएं हैं, जैसे मान लीजिए फिजिकल चोट लगी या मेंटल हरासमेंट है, तो उसके लिए सिर्फ कॉलेज एक्शन लेगा या आईपीसी की धाराओं के तहत भी उन पे कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा है, ये दोनों ही होगा। इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशन तो एक्शन ले ही सकता है उस स्टूडेंट के खिलाफ, और अदरवाइज जो हमारे यहाँ आईपीसी का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली भी इंजरीज के हिसाब से उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उस पर केस चलाया जा सकता है। अगर कुछ स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है तो उसमें उस केस में 306 एप्लीकेबल होगा, और अगर कोई इंजरीज आती हैं तो आईपीसी के वेरियस सेक्शंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे इस केस में, जो कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजरीज होती हैं, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, दे विल बी एप्लीकेबल इन दिस मैटर। ठीक है, सोनू हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे है। सोनू जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सोनू का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्टूडेंट जिसको रैगिंग फेस करनी पड़े वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है? एक तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कंप्लेन कर सकता है, उसके अलावा वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा सकता है, और एफआईआर के कंप्लेन के कंटेंट्स के हिसाब से ही उस जो सीनियर पर जो रैगिंग कर रहा है स्टूडेंट, उसके खिलाफ एक्शन पुलिस लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, वक्त देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपके इस बताए हुए चीज़ों से बहुत मदद मिलेगी स्टूडेंट्स को भी, उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि अगर आपके साथ रैगिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल भी खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने तक मत रखिए, बोलिए, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, आप नहीं बोलेंगे तो ये रैगिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि ये जुर्म है, रोकना आपका फर्ज है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।